हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स यूनिट फर्स्ट संबंध एवं फलन का सेकंड लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर बी। इसके पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर ए में कुछ बेसिक चीज़ें बताई हूँ। संबंध को पढ़ने के पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, तो उस लेक्चर को आप जाकर देख लीजिए, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज संबंध एवं फलन की परिभाषा को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि संबंध एवं फलन जो है वो उसको पढ़ने के पहले हमने ये देखा था कि किस तरह से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है दो समुच्चयों का। तो समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमने सीखे थे, कार्तीय गुणनफल हमने निकालना सीखे थे, एक कुछ क्वेश्चन भी देखे थे हमने प्रैक्टिस करके, ये हमने लेक्चर नंबर ए में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं संबंध की परिभाषा। देखिए, संबंध इस इंग्लिश में इसे रिलेशन कहते हैं। तो आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से इसे समझते हैं। देखो, मान लो आपके पास में दो समुच्चय हैं। अब समुच्चय के बारे में आपने डिटेल तो पढ़ ही चुका है, समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक समुच्चय P है और P के अंदर जो है वो तीन एलिमेंट्स है, A, B और C। और दूसरा जो समुच्चय है वो है Q, और Q के अंदर जो एलिमेंट है वो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। देखो, कोई भी आप एलिमेंट्स ले सकते हो, किसी का नाम ले सकते हो, कोई अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, कोई नंबर्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। समुच्चय यानी समुच्चय किसी भी वस्तुओं का समुच्चय हो सकता है वो। तो इस तरह से यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं। अब जैसे देखो, मान लो अगर हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, किसके किसके, P के और Q के, मतलब कि P क्रॉस Q निकालते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखे थे कि जब भी दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम जोड़ी बनाते, पेयर बनाते, मतलब हर एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स के साथ में क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो मान लो देखो, यहाँ पे A के अंदर कितने एलिमेंट्स है पूरे मिला, मतलब P के अंदर तीन एलिमेंट्स है और Q के अंदर कितने एलिमेंट्स है पूरे मिला के यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। तो 3 × 5 मीन्स क्या बनेगा, यहाँ पे कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, पूरे मिला के 15 बनेंगे। कितने बनेंगे, 15। भाई सिंपल सी बात है, 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है, जैसे A का संबंध अली से, फिर A का संबंध भानु से, फिर बिनोय से, फिर चंद्रा से, फिर दिव्या से निकालेंगे। फिर B की बारी आएगी तो B का संबंध अली से, बिनोय से, भानु से, चंद्रा से, फिर दिव्या से। इसी तरह C की बारी आएगी तो इनके भी इस तरह से 5 बनेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो टोटल कितने होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो P तथा Q के कार्तीय गुणन में 15 क्रमित युग्म हैं, जिन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे A का अली से, A का भानु से, A का बिनोय से डेश डेश करके दे दिया है। कहने का मतलब यहाँ 15 है, बीच में उसने पूरे को नहीं लिखा है। अब हम इन क्रमित युग्मों पर देखिए विचार करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़े हैं इसके पहले। अब हम प्रत्येक क्रमित युग्म x y के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच एक संबंध R स्थापित कर P क्रॉस Q का एक उप समुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। R इक्वल एक्स वाई सच दैट x नाम y का प्रथम अक्षर है, वेयर x एलिमेंट P एंड y एलिमेंट Q। कहने का मतलब क्या है, सपोज मान लो हमने यहाँ पे जो भी है P के एलिमेंट्स है ना, तो P के एलिमेंट्स को हमने x नाम दे दिया और यहाँ पे इसको y नाम दे दिया। तो सिंपल सी बात है कि जो x है वो प्रथम घटक होगा और y जो है वो द्वितीय घटक। और ये भी स्पष्ट है कि जो पहला घटक है वो पहले समुच्चय का होता है और दूसरा घटक है जो दूसरे समुच्चय का होता है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको अगर निर्माण रूप में लिखेंगे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्माण रूप। अब देखो, निर्माण रूप और ये जो सारणीबद्ध रूप है, ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़े हो कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट्स या समुच्चय को हम कैसे निर्माण रूप में लिखते हैं। तो एक्स वाई सच दैट x नाम y का प्रथम अक्षर है। जैसे देखो, कुल मिला के ये है क्या एक्चुअल में, जैसे A, तो A अली का पहला नाम है, B भानु और बिनोय का पहला नाम है, मतलब नाम का पहला अक्षर है, और C जो है वो चंद्रा और चंद्रा के नाम का पहला अक्षर है। मतलब ये कह रहा है कि इस तरह से अगर संबंध हो कि x जो है नाम y का प्रथम अक्षर है, वेयर x एलिमेंट P एंड y एलिमेंट Q, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए
जो आर का संबंध है, आर जो है वो कैसे लिखेंगे हम, ए का अली से, बी का भानु से, बी का बिनोय से, सी का चंद्रा से। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हम उनमें से कुछ क्रमित युग्मों को लेते हैं, जैसे ए अली और बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा। कहने का मतलब यहाँ पे ए जो है ये अली के नाम का प्रथम अक्षर है, यहाँ पे बी जो है ये भानु के नाम का प्रथम अक्षर है, यहाँ पे बी बिनोय के नाम का प्रथम अक्षर है, और ये सी जो है ये चंद्रा के नाम का प्रथम अक्षर है। संबंध आर का एक दृष्टि चित्रण, जिसे तीर आरेख कहते हैं, आकृति 2.4 में प्रदर्शित है। देखो मतलब इस तरह से देखो, ये जो एरो की चिन्ह है ये क्या बता रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे ए का अली से संबंध है तो हमने ए का और अली का एक तीर के निशान से संबंध बना दिया। बी का बिनोय और भानु से है तो बी को हमने भानु से और बिनोय से मिला दिए। सी का संबंध चंद्रा से है तो हमने चंद्रा से मिला दिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे यहाँ डी को क्यों छोड़ के रखी है, अब ये बात आती है। तो स्पष्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है उसमें ये कहा गया है कि मान लो क्रमित युग्म एक्स वाई बनते हो तो जो एक्स है वो वाई नाम का प्रथम अक्षर होगा। तो देखिए दिव्या के अगर हम देखें तो दिव्या के नाम का जो पहला अक्षर है वो डी है, लेकिन वो इस एलिमेंट में नहीं है शामिल, मतलब पी समुच्चय में शामिल नहीं है वो, ठीक है। तो समुच्चय पी में शामिल नहीं होने की वजह से देखो यहाँ पे कोई भी संबंध जो है दिव्या के साथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ए का अली से, बी का भानु बिनोय से, सी का चंद्रा से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्रमित युग्म दिए गए हैं जिनका इन अक्षरों से और इनके नाम के पहले अक्षर से संबंध है। तो इस तरह से देखो संबंध को हम दर्शाते हैं एरो के चिन्ह से। दो समुच्चयों के बीच में ही एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, तो इनको हम अगर चित्रण करें, दृष्टि चित्रण, तो इस तरह से हम एरो के चिन्ह द्वारा करते हैं। देखिए अब परिभाषा कैसे देंगे संबंध की परिभाषा। तो संबंध की परिभाषा देखो, किसी अरिक्त समुच्चय, देखो अरिक्त समुच्चय ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, इसके पहले भी हमने अरिक्त समुच्चय के बारे में पढ़े हैं। अरिक्त समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय जो रिक्त ना हो। रिक्त ना हो मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव हो। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, देखो बहुत अच्छे से समझो इस शब्द को, अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में दो समुच्चय तो होंगे ही होंगे, इतना पक्का है, और दोनों अरिक्त होना चाहिए। मतलब अरिक्त मतलब ए के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट्स रहने चाहिए और बी के अंदर भी एलिमेंट्स रहने चाहिए, ये रिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए। तो समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए हमने ऊपर जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे समझे हैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे परिभाषित किया है कि दो अरिक्त समुच्चय और एक का दूसरे से संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय हो तो यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध करने से प्राप्त होता है। मतलब इस पॉइंट को पढ़ने से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो संबंध है वो एक उपसमुच्चय होता है। क्योंकि अगर हमको संबंध बताना है तो दो समुच्चयों के बीच में अगर हम संबंध बताएंगे तो दोनों समुच्चयों का हमको उपसमुच्चय भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो अब समझ में आया स्टूडेंट, संबंध को पढ़ने के पहले हमने कार्तीय गुणनफल क्यों पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़े, क्योंकि जब तक कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे हमको संबंध समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके पहले वाले लेक्चर को आप जाकर अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी समुच्चय का कार्टीय प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अब देखो परिभाषा, यहाँ पे परिभाषा तीसरी परिभाषा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। अब कुल मिला के ये प्रांत की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? प्रांत की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा 3 जो है वो किसको परिभाषित कर रहा है? प्रांत को। अब प्रांत किसे कहेंगे? देखो फिर से पढ़ो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध किससे दर्शाते हैं इसको? आर से, के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। जैसे अगर हम चित्र के आधार पर देखें तो चित्र के आधार पर यहाँ पे पी के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट प्रांत कहलाएंगे। लेकिन वे कौन से एलिमेंट्स?
जो इधर संबंधित हो किसी न किसी रूप में, वही एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध हो और उस संबंध के क्रमित युग्मों के, ठीक है, संबंध भी रहना चाहिए, किसी न किसी रूप से संबंधित होना चाहिए, उस क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। कहने का मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि देखो ये हम निर्माण रूप से समझे, तो यहाँ का ए, यहाँ का बी, यहाँ का हाँ बी तो हो गया है ना, बी और ये सी, तो ये प्रथम घटक है, सभी के सभी बिल्कुल प्रथम घटक है, ठीक है। और ये किससे प्राप्त हुए हैं, ए और बी के संबंध कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सभी जो प्रारंभिक मतलब प्रथम घटक है, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, जो है दिए गए समुच्चयों के संबंध प्रांत कहलाएंगे, मतलब प्रथम घटक को हम प्रांत कहते हैं। अब हम परिभाषा 4 को पढ़ते हैं। परिभाषा 4 किसको परिभाषित कर रहा है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। देखो यहाँ पे परिसर की परिभाषा है, मतलब परिसर किसे कहते हैं। इसके पहले हमने प्रांत की परिभाषा पढ़े हैं, अब हम परिसर। देखिए यहाँ पर द्वितीय घटकों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, द्वितीय घटक, ठीक है। द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो परिभाषा में कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ तक के जो शब्दावली है दोनों की सेम है, अच्छे से समझो आप। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, मतलब संबंध होना चाहिए आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक, है ना। और यहाँ पे क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। और यहाँ पे प्रथम घटक की बात हो रही थी, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमको कहा जाए कि परिसर निकालिए, तो हम यहाँ पे परिसर में अगर इस संबंध में अगर हम परिसर निकालना चाहे तो अली, भानु, बिनोय और चंद्रा जो है इसके परिसर होंगे। पर दिव्या परिसर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि दिव्या का जो है इस समुच्चय के कोई भी एलिमेंट से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए दिव्या को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रिलेशन निकाला गया है उस रिलेशन के परिसर होंगे। अब हम बात करते हैं कि सहप्रांत किसे कहेंगे। भाई सहप्रांत भी हम देखेंगे, तो समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। कौन, समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि परिसर सबसेट इक्वल सहप्रांत, ठीक है। जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय कहलाता है। कैसे, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला है कि समुच्चय बी के कोई एलिमेंट्स को छोड़ना है या किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो अब यहाँ पर अगर हम परिसर की बात करेंगे तो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा परिसर में होंगे। लेकिन अगर सहप्रांत की बात करें तो सहप्रांत में ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो है इसके सहप्रांत कहलाएंगे। कौन, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, सभी हम सहप्रांत में लेंगे। देखो सहप्रांत में ये बात जो है आपको याद रखना है कि चाहे ये इधर के एलिमेंट्स संबंधित हो या ना हो, सभी को आपको लेना है। जो संबंधित हो किसी न किसी रूप में उनको भी लेना है और जो नहीं है उनको भी लेना है सहप्रांत में। तो अब मैं फिर से यहाँ पे प्रांत मीन्स डोमेन और रेंज मीन्स परिसर और सहप्रांत मीन्स कोडोमेन, फिर से मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ कि किसी भी जो समुच्चय है उसमें अगर आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालने बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मान लो अगर आपको यहाँ पे इस चित्र को ना देखते हो, आप इसे देखिए। मान लो ये आर दिया हुआ है इस रूप में और आपको कहा जाए कि इसमें जो है इसका प्रांत निकालिए, तो इसका प्रांत, ठीक है। प्रांत में कौन कौन आ जाएंगे, यहाँ पे ए, बी और सी, ये सभी के सभी किस में आएंगे स्टूडेंट्स, प्रांत। प्रांत का आंसर ए, बी, सी हो जाएगा। अब वो बोलेगा परिसर निकालो, है ना। तो परिसर में कौन कौन आ जाएंगे, परिसर में आ जाएंगे अली, भानु, बिनोय,
चंद्रा, ये परिसर में आ जाएंगे। कौन कौन? अली, भानु, बिनोय और चंद्रा परिभाषा के अकॉर्डिंग द्वितीय घटक किस में आते हैं? परिसर में। और सहप्रांत में कौन आएंगे? तो सहप्रांत में जो है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ये सभी के सभी जो है ये सहप्रांत में आएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आया कि किसी भी समुच्चय का प्रांत, सहप्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। देखो यहाँ टिप्पणी में लिखा हुआ है, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जा सकता है। भाई देखो, ये बात तो आपको पहले से भी पता है कि समुच्चय को हम निर्माण रूप में या तो रोस्टर मतलब कि जो सारणीबद्ध बोलते हैं उस रूप में दर्शाते हैं। तो कुल मिला के समुच्चय एक प्रकार से संबंध ही होता है। तो जब समुच्चय को हम रोस्टर रूप में, निर्माण रूप में लिख सकते हैं, तो संबंध को भी हम रोस्टर रूप में या निर्माण रूप में लिख सकते हैं, और लिखना ही पड़ेगा क्योंकि संबंध एक प्रकार से समुच्चय ही होता है। एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण होता है। मतलब संबंध को अगर दृष्टि चित्रण बताना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हमको तीर आरेख का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल 7 की ओर चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 7 को तो आप पहले पढ़िए। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड r इक्वल एक्स वाई सच दैट y इक्वल एक्स प्लस 1। ये है रोस्टर फॉर्म में, तथा r जो है वो निर्माण रूप में दिया हुआ है ना। देखो ऊपर हमने यहाँ पर टिप्पणी में क्या पढ़े थे कि संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर में या निर्माण रूप में, दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो समुच्चय है, समुच्चय तो रोस्टर फॉर्म में दिया है, लेकिन जो संबंध है r जो है ये निर्माण रूप में दिया है, क्योंकि जहाँ पे भी सच दैट लिखा होता है वो निर्माण रूप होता है। आपको पहले भी पता है कि आपने कैसे समुच्चयों का निरूपण पढ़े थे, रोस्टर रूप में और निर्माण रूप में। तो देखो यहाँ ये बताना चाह रहा है ये कि a के जो एलिमेंट्स है वो कैसे संबंधित है कि y इक्वल एक्स प्लस 1 द्वारा संबंधित है ना। और इसमें हमको a से a में संबंध स्थापित करना है। कहने का मतलब ये है कि उसी समुच्चय का उसी समुच्चय से संबंध निकालना है हमको, है ना। a का a से संबंध निकालना है, और वो संबंध किस रूप में रहना चाहिए? वो संबंध जो है वो y बराबर एक्स प्लस 1 के रूप में रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो x कौन होता है? प्रथम घटक, और y कौन होता है? द्वितीय घटक। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो x जो है वो प्रथम समुच्चय का एलिमेंट्स होगा और y जो है वो द्वितीय समुच्चय का एलिमेंट्स होगा। तो जैसे प्रथम समुच्चय के लिए यहाँ पर अगर हम a का मान 1 रखते हैं, यानी कि x का मान 1 रखते हैं पहली बार में, तो 1 धन 1 मतलब कितना आ जाएगा? 2। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे 1 रखे इस संबंध में, तो उसको हल करने के बाद में क्या आया? यहाँ पे 2 आया। क्या आया? 1 धन 1 मतलब कि क्या होता है? 1 धन 1 यानी कि 2। अब देखो मान के चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे बार में, मतलब कि दूसरा एलिमेंट्स क्या है इसका? 2। तो 2 धन 1 मतलब कि कितना आया? 3, है ना। मतलब हमने x का मान क्या रखे? 2। तो y का मान कितना आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 3। उसी प्रकार 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 रखेंगे तो 5। 5 रखेंगे तो 6। अब देखो यहाँ पे 6 है तो 6 रखेंगे, 7 तो आ नहीं सकता। आप क्यों नहीं आ सकता? 6 रखेंगे तो 7। भाई देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको a से a में संबंध स्थापित करना है। अब a के अंदर तो ये भी a है, ये भी a ही है, तो इसमें भी 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट भरना पड़ेगा, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट भरना पड़ेगा। हम 7 तो यहाँ लिख नहीं सकते। तो अब इन दोनों में जो हमने यहाँ पे जो चित्रण बनाए, हमने दृष्टि चित्रण एरो का चिन्ह लगा के, हमने 1 का 2 से क्यों बनाए, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया था कि इन दोनों में इस तरह का संबंध होगा इस समीकरण के द्वारा। कहने का मतलब अगर हम x का मान रखेंगे तो जो भी मान है वो निकल के y का आएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो 2 आता है, 2 रखते हैं तो 3 आता है। तो इस तरह से जो है इस संबंध को हम तीर आरेख में अगर दर्शाना चाहे तो इस तरह से आप एक सर्कल का निर्माण करेंगे, फिर दोनों के अंदर दोनों का a नाम दे दीजिए, दोनों के अंदर वही एलिमेंट्स को भर दीजिए, और फिर दोनों का संबंध आप निकाल लीजिए इस समीकरण में मान रख के। अब देखो r के, ठीक है, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए बोल रहा है। अब देखो इस अगर आप मान लो दृष्टि चित्रण को नहीं बनाते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे r बराबर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है ना। 1 2 2 3 3 4 5 6 4 5 5 6। मतलब कि अगर ये नहीं भी बनाने बोलता
तो आप देखो यहाँ दृष्टि चित्रण बनाने बोला है तीर आरेख द्वारा, इसलिए हमने बनाए हैं। अगर नहीं बनाने बोलता तो आप ऐसे लिखते। कुल मिला के ये रोस्टर फॉर्म में था, तो आर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ता, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इतने सभी क्रमित युग्म इसके अंदर आ जाते। अब देखो इसको ध्यान से देखो आप, प्रांत की परिभाषा क्या है। प्रांत की परिभाषा में हमने देखे थे कि समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध का क्रमित युग्म का प्रथम घटक है ना। प्रथम घटक मतलब ये इसका ये प्रथम घटक, ये इसका प्रथम घटक, ये प्रथम घटक, ये प्रथम घटक। तो प्रांत में कौन कौन आ जाएगा, देखो बिना पेन चलाए आप आसानी से हल कर सकते हो। प्रांत के अंदर 1 2 3 4 5, प्रथम घटक में 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। और अब सप्रांत की बात करते हैं। देखो सप्रांत वैसे प्रांत के बाद में परिसर की परिभाषा है बुक में, तो देखो अगर परिसर निकालना चाहो तो आप परिसर भी निकालना सकते हो। परिसर में द्वितीय घटक में कौन है, 2 3 4 5 6, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, द्वितीय घटक जो है वो परिसर कहलाएंगे। परिभाषा के अकॉर्डिंग संबंध जो है समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध का कार्तीय गुणन का द्वितीय घटक जो है वो परिसर कहलाता है। तो परिसर में 1 2 3 4 5 6 भर देंगे। अब सप्रांत की बात आती है, तो सप्रांत की परिभाषा में हमने क्या देखे थे, देखो सप्रांत की परिभाषा में हमने ये देखे थे कि समुच्चय बी संबंध आर का सप्रांत कहलाता है। सभी के सभी अवयव जो समुच्चय बी के अंदर है वो सप्रांत कहलाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सहप्रांत में वे सभी के सभी एलिमेंट्स आ गए जो बी के अंदर थे, 1 2 3 4 5 6। देखो सहप्रांत में 1 2 3 4 5 6 है ना। अब मैं फिर से चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ, है ना। प्रांत में कौन आ जाएंगे, ए के सभी अवयव जो बी से किसी न किसी रूप में संबंधित है वो प्रांत में आ जाएंगे। देखो इसमें 6 को नहीं लेंगे, हाँ देखो प्रांत में 6 को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 6 का संबंध ही नहीं है इधर के कोई घटकों से, है ना। और जो परिसर है उसमें कौन से, परिसर में भी वही एलिमेंट्स आएंगे बी के, यानी कि द्वितीय घटक के जो इधर के एलिमेंट से किसी न किसी रूप में संबंधित है। और प्रांत में बी के सभी अवयवों को डाल देंगे जो संबंधित है और नहीं भी है। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, देखो आप आराम से समझने की कोशिश करिए इसे, ठीक है, कि प्रांत सहप्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं किसी भी समुच्चय का या किसी भी संबंध का। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 में बोल रहा है कि आकृति दी हुई है। यहाँ पे देखो 2.6 में समुच्चय पी क्यू देखो के बीच एक संबंध दर्शाए। मतलब देखो ये चित्र आपको बनाना था, इसमें ड्रॉ करना था, लेकिन ये चित्र यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है। मतलब इस चित्र को देखकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक संबंध दर्शाया गया है, इस संबंध को पहला समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। तो देखो ये हल है जो आपको करना है, ये पूरा प्रश्न है चित्र के सहित। आकृति आपको दी रहेगी अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा तो, हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले कक्षाओं का है। मैं अभी इसको आपको बेसिक के लिए जो है रिवाइज़ कर रही हूँ जल्दी, तो आप इन्हें एक बार हल कर लीजिए रफ कॉपी में, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट सी बात है कि इन आकृतियों को पहले हमको देखना पड़ेगा। जैसे 9 का 3 से संबंध है और 9 का -3 से संबंध है, 4 का 2 से फिर -2 से, 25 का 5 से फिर -5 से। अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि इन दोनों का किस रूप में संबंध है। देखकर हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखो 9 का अगर 3 से और -3 से है तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि अगर 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आता है और -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 ही आता है। उसी प्रकार 4, अगर हम 4 की बात करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है और -2 का वर्ग भी कितना आता है, 4 आता है। और 5 की बात करें तो 5 के साथ में भी वही कंडीशन बन रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको इसको निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे संबंध R x y का एक वर्ग है, ये तो हमको दिख रहा है x y का एक वर्ग, मतलब जो x है ना ये y का एक वर्ग है, यानी कि y का वर्ग जो है वो x के अंदर है। अब इसे निर्माण रूप में देखो, ये तो शब्दों के रूप में हुआ, ऐसे कॉमन मतलब जनरली हम जैसा बोलते हैं। अब इसको निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखो निर्माण रूप में लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे संबंध की बात कर रहा है, तो संबंध की बात कर रहा है तो संबंध को इंग्लिश में सबसे पहले तो हम यहाँ R लिखेंगे, R इक्वल, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कर्ली ब्रैकेट जो है ये नियम है समुच्चय या संबंध को दर्शाने के लिए। फिर हम क्या लिखेंगे, x y,
एक्स वाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे क्रमित युग्म बनाना पड़ता है और संबंध हमेशा दो समुच्चयों के मध्य होता है। तो पहले समुच्चय के एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरे समुच्चय के एलिमेंट्स को वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स वाई सच दैट, ये भी नियम है, तो सच दैट। अब सच दैट के बाद में क्या लिखना है? कौन क्या है ये लिखना है। तो कौन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे x जो है वो y का क्या है? वर्ग है। और फिर कॉमा लगा के हमको लिखना है x एलिमेंट p एंड y एलिमेंट q। ठीक है, x जो है वो किसका एलिमेंट रहेगा? p का, और y जो है वो किसका एलिमेंट रहेगा? q का, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 2.6। ठीक है, तो इस तरह से जो है निर्माण रूप में आपको लिखना है। देखो कक्षा 11वीं में आपने समुच्चयों का निर्माण रूप बहुत अच्छे से पढ़े हैं स्टूडेंट्स, बस वही है यहाँ पे कुल मिला के, कुछ अलग नहीं है, बस हमने यहाँ आर लिख दिए क्योंकि संबंध को आर से निरूपित करते हैं इसीलिए। तो ये पहले क्वेश्चन का हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। भाई सिंपल सी बात है, देखो हमने पहले वाले प्रश्न में ना, पहले वाला प्रश्न जो है ये मतलब समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, तो इसको रोस्टर रूप में इस तरह से कन्वर्ट किए थे। तो अब हाँ, यहाँ समुच्चय निर्माण रूप तो हमने बना लिए, दिया नहीं था, चित्र दिया था। अब इस समुच्चय निर्माण रूप को हमको रोस्टर में बदलना है। तो रोस्टर में कैसे बदलेंगे? भाई एक्स वाई का वर्ग है बोल रहा है, तो एक्स वाई का वर्ग है, तो देखो चित्रों को देख के भी हम संबंध बना सकते हैं। 9 का 3 से, फिर 9 का -3 से, फिर 4 का 2 से, फिर 4 का -2 से, फिर यहाँ पे 25 का 5 से, फिर 25 का -5 से। तो ये बन गए पूरे संबंध, क्योंकि संबंध मतलब जिसका जिसका भी एरो के चिन्ह से संबंध है वो इस तरह से संबंधित होते हैं। तो सभी के सभी जो है ये क्रमित युग्म आर के अंदर आ जाएंगे, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए रोस्टर फॉर्म भी बना लिए हमने। अब हम प्रांत, परिसर, सा प्रांत भी बता सकते हैं। तो हम प्रांत, देखो इसको देख के प्रांत कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि इस क्रमित युग्म के पहले सभी अवयव मतलब 9, 4, 4, 5, 25, 25, देखो जो डबल बार है उसको तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे एक बार 9 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे। तो प्रांत के अंदर जो है वे सभी अवयव आ जाएंगे जो क्रमित युग्म के प्रथम घटक है। और परिसर के अंदर वे सभी आ जाते हैं जो कौन है? द्वितीय घटक हो क्रमित युग्म के, तो 3, -3, 2, -2, 5, -5। अब यहाँ पे जैसे कि देखो भाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों एलिमेंट्स को हमको लेने ही पड़ेंगे, तो एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो इस तरह से जो है संबंध आर के क्रमित युग्म के द्वितीय घटक जो है वो परिभाषा के अनुसार परिसर में आ जाएंगे, तो ये परिसर। और सहप्रांत पूछे तो सहप्रांत में कौन आएंगे? भाई देखो सिंपल सी बात है, चित्रों को देखकर आप बता सकते हैं, क्योंकि सहप्रांत की परिभाषा है समुच्चय बी। देखो समुच्चय बी के स्थान पे यहाँ पे क्यू आया है, तो समुच्चय क्यू के सभी एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? सहप्रांत। मीन्स 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? ये सहप्रांत कहलाएंगे, है ना। चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 9, 4, 25 प्रांत में आ जाएंगे, और 5, 3, 2, -2, -3, -5 ये किस में आ जाएंगे? परिसर में। और सहप्रांत में ये सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, चित्र को देख के भी हम आसानी से लिख सकते हैं प्रांत और सहप्रांत को। और अगर चित्र नहीं है या निरूपण नहीं किए हैं तो आप इस संबंध को देख के भी प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिख सकते हो। तो है ना स्टूडेंट्स, इजी, बहुत इजी है। देखिए आपको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये जो है टफ होगा, या देखो अक्सर ये होता है कि ये वाला यूनिट जो है स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगता है और उनको समझ में नहीं आता। तो देखिए आप ना कभी कोशिश ही नहीं करते इनके बेसिक चीज़ों को समझने की, इसलिए आपको ये सब चीज़ें टफ लगती है। कुछ है नहीं, गणित की भाषा है और गणित का खेल है, बस हम जैसे इनको हल करते हैं लॉजिक लगा के, और कुछ नहीं है इसमें। तो आप सिंपल जो है जब इनको समझोगे तो बहुत सरल आपको लगने लगेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपको समझ में आया संबंध की परिभाषा और संबंध के एग्जाम्पल्स। देखिए हम इन टिप्पणियों को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि टिप्पणियाँ भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो टिप्पणी में क्या बोल रहा है? किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के, मतलब कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होता है यदि Na = P तथा Nb = Q, तो Na क्रॉस B = PQ और संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर PQ होती है। अगर संबंधों की कुल संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर PQ। अब ये PQ कौन है?
ये पी क्यू कौन है, देखो मैंने पहले ही बताई थी जब कार्तीय गुणनफल निकाल रहे थे हम वहाँ पे, तो कार्तीय गुणनफल में मान लो कि एन ए मतलब समुच्चय के ए के अंदर अगर पी एलिमेंट्स, मतलब मान लो पी के अंदर 2 एलिमेंट्स है तो 2, और क्यू के अंदर मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ए क्रॉस बी की संख्या जो है वो दोनों का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे अगर पी क्यू का मान निकाले तो कितना निकलता है, यहाँ पे 6 निकलता। लेकिन अगर इसका क्या निकालने बोलता, वो अगर ये निकालने बोलता कि संबंधों की कुल संख्या कितनी होती, तब हम यहाँ 2 की पावर पी क्यू, मतलब देखो पी का मान अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिए थे 2 लिए थे, और क्यू का मान क्या लिए थे 3, तो 2 की पावर 6 मतलब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते तो कुल मिला के क्या आ जाता 2 की पावर 6, यानी कि 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई, 6 टाइम मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो इस तरह से यहाँ पर संबंधों की कुल संख्या जो है वो क्या निकल के आ जाता, मान लो अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो वो आ जाता 64 संबंध हो जाते, ठीक है। तो ये है संबंधों की कुल संख्या निकालना है तो 2 की पावर पी क्यू, और कार्तीय गुणनफल के यानी कि उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकालना है तो दोनों के एलिमेंट्स का क्या निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल भी है बुक में, यहाँ पे एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ए के अंदर इतने एलिमेंट्स है, बी के अंदर इतने एलिमेंट्स है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, ना कि संबंधों के क्रमित युग्मों को लिखिए बोला है। तो देखो संख्या कैसे निकालेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात है ना, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे ए के अंदर जो है 1 और 2 है, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 और 4 है। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के संबंध को की संख्या निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखे हैं। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कार्तीय गुणन निकालो, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। तो इस तरह से कितने कार्टी प्रोडक्ट हुए, कार्तीय गुणनफल हुए, 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। देखो 1 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सॉरी 1 3 1 4 2 3 2 4। अब देखो इसको देखते हुए आप अब देखो आपको क्या निकालना है, संबंधों की संख्या, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, एन ए क्रॉस बी इक्वल 2 की पावर पी क्यू, है ना। एन ए क्रॉस बी इक्वल 2 की पावर पी क्यू, पी क्यू मतलब यहाँ पे पी क्यू कितना है ये निकाल लो पहले। तो देखो पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू यानी कि पी इंटू क्यू, इधर ऊपर हल कर लेते हैं। पी के अंदर कितने एलिमेंट्स है 2, और बी मतलब कि जैसे पी क्यू मान लिया है यहाँ पे, यहाँ ए बी भी मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है और बी के अंदर 2, तो 2 2 ज़ा कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। अब हमको संबंधों की कुल संख्या निकालनी है, तो संबंधों की कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर पी क्यू लिखते हैं। तो 2 की पावर पी क्यू यानी कि यहाँ 2 की पावर ए बी मान लेते हैं। तो देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2, और बी के अंदर 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कि 16। तो भाई कुल मिला के यहाँ पे इसमें संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4 मीन्स 16, मतलब 16 संबंध बनेंगे कुल मिला के। संख्या संबंधों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 16, 2 की पावर 4। तो इसीलिए जो है इसको तो हल नहीं किया, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे 16 है। तो ए से ए के संबंध को ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। मतलब ये जो ऊपर हमने निकाले ना ए से ए का संबंध, देखो इसमें हमने निकाल लेते हैं ना ए से ए का संबंध, तो इसके लिए टिप्पणी है ये। इसके लिए क्या टिप्पणी है कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। तो देखिए ये है संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, और जो है संबंधों का हमने कैसे निरूपण किया, दृष्टि चित्र निरूपण। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप जो है इसके जो एक्सरसाइज हैं इनके सवालों को रफ कॉपी में हल करके देख लीजिए,
क्योंकि ये पिछली कक्षा के सवाल है, इसलिए आपको इसको क्लास 12th के नोट्स में नहीं बनाना है। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक के लिए ये सब चीज़ बता रही हूँ। तो प्रांत सहप्रांत परिसर तो आप निकाल ही सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो एक एलिमेंट्स 1 से लेकर 14 तक के हैं। आर जो है वो निर्माण रूप में दिया है, तो इसको आप रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट करोगे तो प्रांत सहप्रांत परिसर तो निकल ही जाएगा आसानी से, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इस एग्जाम्पल को देख के आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए अगर कहीं भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, 3rd भी वैसे ही है, ठीक है। 4th भी देखो, पहले निर्माण रूप में रोस्टर रूप में ये चित्र को देखना है। 2.7 को चित्र को देख के ये समझना है कि ये क्या है, किसका संबंध है। उसके बाद में इसको हमको क्या करना है, निर्माण रूप रोस्टर रूप में बनाकर प्रांत तथा परिसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी को आप जो है प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप रफ कॉपी में इन्हें हल करके देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है संबंध की परिभाषा और संबंध को कैसे हम निरूपित करेंगे, इसका दृष्टि चित्रण क्या है, किस तरह से हम इसको एरो के चिन्ह से बनाएंगे, किस तरह से सर्कल में एलिमेंट्स लेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में और निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, और कैसे इसकी परिभाषा है, और संबंधों का प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, सहप्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। इस लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आए होंगे कि संबंध एक्चुअल में संबंध को हम निरूपित करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का किस तरह से उपयोग करते हैं और कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो संबंध से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि संबंध को पढ़ने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था? तो देखिए हमने ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। तो आइए अब हम कल पढ़ेंगे फलन, ठीक है। हम फलन के बारे में पढ़ेंगे। फलन से आप पहले भी परिचित हैं, तो यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार के फलन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम संबंध और फलन का आपस में एक रिलेशन बनाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए संबंध की परिभाषा हमने समझ ली है, तो कल हम पढ़ेंगे फलन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।